तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सेहत ख़राब होने के कारण हमारा लेक्चर देरी से आया है। फ्रेंड्स आगे से निर्धारित समय पर हमारे लेक्चर आ जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे भारत के तट, भारत के घाट और भारत के मैदान। इससे पहले जो हमारे पीछे लेक्चर में छूट गया था उस पर बात कर लेते हैं। उसके पश्चात इन पॉइंटों पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तक बात की थी भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब बात करेंगे सभी पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो टोटल राज्यों की बात करें तो 18 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अलग अलग देशों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत की 5 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा असम और 5वां मिजोरम है। इसके बाद हम देख लेते हैं भूटान देश की। भूटान देश के सीमावर्ती राज्य। तो भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला है सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसी के साथ हम म्यांमार देश को भी देख लेते हैं। तो म्यांमार देश के सीमावर्ती राज्य, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम राज्य से सीमा बनाता है। का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य से सीमा बनाता है। तो हम उन राज्यों को देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार तथा एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली से सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक राज्य हैं। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की 10 से बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की 10 से बड़े राज्यों की। तो उसमें सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो उसको भी देख लेते हैं। ट्रिक हमारी है राम महान है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम बड़ी आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले उसमें आता है यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। तो ट्रिक हमारी है उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई। ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश, माँ से बनेगा महाराष्ट्र, यानी माँ जो है मध्य प्रदेश भी बनेगा माँ से, है ना। और उसके बाद बिहारी से बनेगा बिहार, फिर पागल से बनेगा पश्चिम बंगाल। एक पॉइंट यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं। तो हमारा पॉइंट है क्षेत्रफल के आधार पर छोटे जिला एवं बड़े जिला, है ना। तो सबसे छोटा जिला पड़ता है माहे, जो कि केरल राज्य में है, और सबसे बड़ा जिला कच्छ का जिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। दोस्तों आज के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, है ना। उसके बाद देखते हैं भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और उसके बाद द्वीपों की तट रेखा को सम्मिलित कर लिया जाता है तो 7516 कुल हो जाती है तट रेखा, है ना। उसके बाद भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद है अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करें तट रेखा वाले राज्य की, तो गुजरात पड़ता है। उसके बाद सबसे छोटा गोवा राज्य पड़ता है ना। उसके बाद अगर यदि हम केंद्र शासित राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार है, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट एवं पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को मैनगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है ना। और उसके बाद एक चीज़ फ्रेंड्स याद रखना, ये घाट जो हैं पठारों की ही ढलान होते हैं, है ना। उसके बाद जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। यहीं पर एक पॉइंट और जान लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने अक्सर जाया करते हैं। इसी से जुड़े कुछ अन्य पॉइंटों को देख लेते हैं, है ना। तो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नद का
निर्माण करती हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 पॉइंटों को डिस्कस किया, डेल्टा और ज्वार नदमुख यानी कि एक्सरी। तो ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे देते हैं, बाद में इसको नदियों वाले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डेल्टा की बात करते हैं। तो डेल्टा क्या है? नदी जहाँ पर महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी द्वारा त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती हैं। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। अब एक्सरी की बात कर लेते हैं। पश्चिमी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ ताज़े पानी के साथ मिल जाती हैं, तो उसे हम एक्सरी कहते हैं। फ्रेंड्स अभी हम उत्कल मैदान क्षेत्र को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम जब पूर्वी तट का मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो हम पूर्वी तट को एवं पश्चिमी तट को विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल की स्वर्ण रेखा नदी के बीच के क्षेत्र को पूर्वी घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोरोमंडल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार तट, तीसरा है उत्कल कलिंग घाट। तो हम तीनों तटों का विस्तार जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। तो कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। उसके बाद कृष्णा नदी से महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं एवं महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक के बीच के क्षेत्र को उत्कल कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। तो हम इसी प्रकार पश्चिम तट को भी समझ लेते हैं, है ना। तो गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी के मध्य फैले हुए क्षेत्र को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण, तीसरा है कैनरा और चौथा है मालाबार तट। अब इन सभी तटों को यानी चारों तटों को हम विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट गुजरात से दमन के बीच के क्षेत्र को कठियावाड़ तट कहते हैं। दूसरा है कोंकण तट, दमन से लेकर गोवा के बीच के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। और तीसरा है केनरा तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच के क्षेत्र को केरना तट कहा जाता है। एवं चौथा है मालाबार तट, कर्नाटक से तमिलनाडु के बीच के क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है समुद्री औसत तल क्या है। दुनिया की ऊंचाई नापने के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे पॉइंट की आवश्यकता थी जो सभी जगह समान रहे, मतलब कोई चेंजेस देखने को ना मिले। तो वैज्ञानिकों को समुद्र से अच्छा कोई विकल्प नहीं लगा, क्योंकि समुद्र का जल सभी जगह समान रहता है ना। तो इसलिए समुद्र को औसत बेस मान लिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। इसके बाद और हम देखते हैं एक और बात, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री तल की पृथ्वी से केंद्र की दूरी समान नहीं होती, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों की मोटाई में चेंजेस देखने को मिलता है, ये भी आप जानते होंगे। इसका मतलब ये है कि समुद्र के तल से पृथ्वी की दूरी समान देखने को नहीं मिलती है ना। इसलिए हर एक देश ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक जगह को समुद्री तल का औसत बेस मान लिया गया है। यदि हम भारत के संबंध की बात करें तो भारत में चेन्नई तट पर स्थित समुद्री तल को औसत बेस माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इन अगर ना क्लियर हुए हों तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री जल सीमा क्षेत्र। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है समीपस्थ मंडल, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक फैले हुए क्षेत्र को कहा जाता है। इसे क्षेत्रीय सागर भी
कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे की हम बात करते हैं समीपस्थ मंडल। यह 24 मील तक फैला हुआ है। भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब कि यदि किसी देश का जहाज भारत के 24 समुद्री मील सीमा से गुजरता है तो भारत को टैक्स के रूप में कुछ मिलता है ना। उसके बाद अगला है अनन्य आर्थिक अधिकार। यह 200 मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण, कृत्रिम द्वीप का निर्माण एवं मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये ना क्लियर हुए हों तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट एवं सेकेंड लेक्चर के मॉक टेस्ट आने वाले हैं तो वो दोस्तों देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।